तो चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, क्या पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे श्वसन के बारे में, और आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव श्वसन तंत्र में हम अगर बात करते हैं कि श्वसन तंत्र है क्या, तो हम कहते हैं कि श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। और मानव में जो श्वसन तंत्र काम करते हैं या वर्क करते हैं, उनमें कौन कौन से अंग आते हैं। उन अंगों में हमारा नाक आता है, नसिका छिद्र आता है, नासापट्टिका आता है, नसिका वेश्म आता है, ग्रसनी आता है, लैरिंक्स आता है, श्वास नली आता है और फेफड़ा आता है। देखिए, इसमें और भी सारी चीजें हैं, जैसे हमारे पास है प्रघ्राण है, प्रकोष्ठ है, कांची है, ठीक है, और घ्राण क्षेत्र है। हम उसको छोड़े हैं क्योंकि उसे हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देख लें एक बार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अभी यहाँ पर क्या है कि हमारा जो लैरिंक्स होता है, वह लैरिंक्स में हमारा स्वर यंत्र होता है, जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड हमारा दो प्रकार से होता है, एक होता है आगे, एक होता है पीछे। ये हमारा एक होता है आगे और एक होता है पीछे, याद रखेंगे। जो आगे वाला वोकल कॉर्ड होता है वो होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, पीछे वाला जो होता है वो होता है ट्रू वोकल कॉर्ड। फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होता है उससे हम ऐसी आवाज निकालते हैं जो हमें पहचान में नहीं आती है। यानी कि आप ये ध्यान में रखेंगे कि फॉल्स वोकल कॉर्ड तब एक्टिव होता है जब हम किस अवस्था में रहते हैं, अचेत अवस्था में, अर्थात जब हम सोए हुए अवस्था में रहते हैं। और जो हम खर्राटे लेते हैं वो खर्राटे हमारे फॉल्स वोकल कॉर्ड की वजह से आती है, उस समय हम सचेत अवस्था में नहीं रहते हैं। और जो हम अभी बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, सचेत अवस्था में हम, यानी कि ये पीछे वाला वोकल कॉर्ड एक्टिव है, यानी कि ट्रू वोकल कॉर्ड एक्टिव है। इस बात की जानकारी रखेंगे, ठीक है। अब हम अगर आगे बढ़े तो याद रखेंगे कि हमारा जो फेफड़ा होता है, उन फेफड़ों को हम अगर डिवाइड करें तो फेफड़े हमारे किन किन भागों में बंटते हैं, ब्रोंकस में, ब्रोंकियोल में और एल्वियोलरी डक्ट में और फिर एल्वियोलाई में बंटते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलरी डक्ट और एल्वियोलाई में। याद रखेंगे आप कि हमारा जो फेफड़ा होता है उसे हम रक्त का धोबी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे खून को क्या करता है, वॉश करता है, खून को धोता है। धोने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि उसमें पानी वगैरह डाल के ऐसे धोएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो रक्त में उपस्थित जो गंदगियां हैं, उन गंदगियों को क्या करता है, अलग करता है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो हमारा फेफड़ा दो पालियों में विभक्त होता है, दो भागों में बटा होता है। एक होता है बायां और एक होता है दायां। बायां वाला जो होता है उसका वजन 625 ग्राम होता है और दाहिना वाला जो होता है उसका वजन होता है 575 ग्राम। और एक बार ध्यान रखेंगे कि हमारे फेफड़े में 350 ग्राम जो ऑक्सीजन होता है, जो श्वास होता है, जो हमारा वायु होता है, उसको लेने की क्षमता होती है, जिसमें से 150 ग्राम ये लेता है, 170 ग्राम ये लेता है, 170 ग्राम ये लेता है। ध्यान रखेंगे, 170 और 170 ग्राम लेता है। अब सुनिए क्या है यहाँ पर कि हमारा जो फेफड़ा होता है, यह बायां वाला जो होता है यह थोड़ा सा छोटा होता है, लंबाई में कम होता है, और दाहिना वाला जो होता है वो लंबाई में ज्यादा होता है। कारण ये होता है कि बायां वाला जो हमारा फेफड़ा होता है उसके नीचे हमारी लीवर होती है, लीवर को प्लेस्ड करना होता है, लीवर को एक सही जगह व्यवस्थित करना होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो बायां वाला जो फेफड़ा होता है वो छोटा होता है और दाहिना वाला जो फेफड़ा होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। अब इसमें क्या है कि दाहिना वाला जो है हमारा, उसका जो वजन होता है वह 550 ग्राम होता है, 575 ग्राम होता है, जबकि बायां वाला जो होता है उसका वजन 625 ग्राम होता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों में 3 × 10⁸ एल्वियोलाई पाई जाती है। ये जो हमारे पास एल्वियोलाई है, यह एल्वियोलाई कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, अर्थात 30 करोड़ होती है। दोनों फेफड़े को मिला लें तो इसमें 30 करोड़ एल्वियोलाई पाई जाती हैं, जो 3-3 के गुच्छों में होती हैं। इस बात की जानकारी रखेंगे। फिर ये जो हमारा फेफड़ा होता है यह 12 जोड़ी पसलियों के बीच उपस्थित होता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये हमारा फिगर है, फिगर हम पिछले वीडियो में भी बनाकर दिखाए हुए थे। यहाँ पर भी देख लीजिए कि हमारा नाक है, ये हम फिगर बनाए हुए। इससे पहले आप समझ लीजिए कंठ, जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं, और कंठ में 2 छिद्र होते हैं, एक होता है कंठ द्वार, एक होता है निगल द्वार। कंठ द्वार जो होता है यह हमारा श्वास नली से जुड़ा होता है और श्वास नली हमारा फेफड़े से। निगल द्वार जो होता है हमारा ग्रास नली से जुड़ा होता है और ग्रास नली हमारा अमाशय से। याद रखेंगे कि इन दोनों को अलग करने के लिए एक सेप्टम होता है, एक पर्दा होता है, जिस पर्दे को हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस ये पर्दा होता है जो क्या करता है, कंठ द्वार और निगल द्वार को अलग करके रखता है।
लेकिन आपकी किताब में क्या किया है कि फर्स्ट चैप्टर में उसने क्या किया कि ग्रसनी को दो भाग में बांटा है, जिसमें कहा है कि ग्रसनी जो है ग्रास नली में खुलती है और एक ग्रसनी जो है, ग्रसनी का जो दूसरा छिद्र होता है वह श्वास नली में खुलता है। ये दो तरीके से बताया, ग्रसनी में दो छिद्र है, एक को श्वास नली में खोला है और दूसरे को ग्रास नली में। श्वास नली हमारा फेफड़े में खुलता है और ग्रास नली हमारा अमाशय में खुलता है, इस बात की जानकारी रखेंगे। अब देखते हैं इधर कि ये हमारे पास सारे अंग है, ये हमारा ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद यहाँ पर जो हमारा हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा है एपिग्लोटिस। ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा नाक का छिद्र है, ये हमारा मुख का छिद्र है। नाक का छिद्र और मुख के छिद्र को अलग करने के लिए यहाँ पर ये पर्दा लगा है, इस पर्दे को हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये हमारा ग्रसनी है। अब ग्रसनी में दो छिद्र है, एक श्वास नली और एक क्या है, ग्रास नली। तो याद रखेंगे कि हम श्वास नली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये हमारी श्वास नली हो गई। श्वास नली में ग्रसनी और श्वास नली में एक ग्रंथि होती है जिसको हम थाइमस ग्रंथि कहते हैं, और इसी थाइमस ग्रंथि पर हमारे वोकल कॉर्ड उपस्थित होते हैं, लैरिंग्स उपस्थित होते हैं, और इन्हीं लैरिंग्स में ट्रू वोकल कॉर्ड यानी कि ट्रू वोकल कॉर्ड होता है, स्वर यंत्र होता है, और फॉल्स वोकल कॉर्ड यानी कि फॉल्स वोकल कॉर्ड यानी कि स्वर यंत्र होता है। ट्रू वोकल कॉर्ड सचेत अवस्था में एक्टिव होता है और ये वाला फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है जो अचेत अवस्था में होता है। अब देखेंगे ये हमारी श्वास नली है, श्वास नली है। श्वास नली हमारी 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका व्यास 16 mm होता है। अब इस श्वास नली जो है श्वास लेने पर और भेजने पर, बाहर निकालने पर पिचक सकती है, इसलिए यहाँ पर कार्टिलेज, ये जो आपको दिख रहे हैं गोले गोले, ये कार्टिलेज के क्या होते हैं, परत बने होते हैं, कार्टिलेज के वलय होते हैं, छल्ले होते हैं, जो इस पाइप को पिचकने में और फूलने में, पिचकने में फूलने में नहीं, पिचकने नहीं देते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अब सुनिए क्या है कि ये जो कार्टिलेज कहाँ होता है, तो कार्टिलेज हमारे कान की जो हड्डियां होती हैं वो भी कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं, ठीक उसी प्रकार ये हड्डियां होती हैं। अब अगर आगे बढ़े तो हमारा जो ये श्वास नली है दो भागों में बट गया, जिसमें एक को कहते हैं हम लोग ब्रोंकस। अब ब्रोंकस जो है आगे चल के ऐसे देखिए, जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संरचना है इसमें बट गया है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो होता है ये छोटे छोटे अब देखिए ब्रोंक्यूल्स से छोटे छोटे पाइप के समान नली निकली हुई है, और इन नली को कहते हैं एल्वियोलरी डक्ट। एल्वियोलरी डक्ट कहते हैं, और एल्वियोलरी डक्ट पर तीन तीन गुच्छों के जैसे ये जो तीन तीन गुच्छे हम बनाए हुए हैं, हम इधर दिखाएंगे। अब देखेंगे इधर तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है एल्वियोलरी डक्ट। इसमें देखिए फेफड़ा वगैरह दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है हमारा, अब देखिए ये हमारे ब्रोंकस हो गए, ब्रोंकस के बाद ये हो गए ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलरी डक्ट हो गई, ये एल्वियोलरी डक्ट है, और इसके बाद तीन तीन कूपिकाएं हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। यही एल्वियोलाई 3×10⁸ के क्रम में पाए जाते हैं, दोनों जगह तीन तीन के गुच्छे में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारे इस फेफड़े के सबसे बाहरी परत को कहते हैं प्लूरा, और वही प्लूरा हम इधर दिखाए दोनों परत होती हैं, दो परत होती है प्लूरा की, और इस प्लूरा के बीच में द्रव होता है जो म्यूकस का होता है, और वही द्रव जो होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड कहलाता है, प्लूरल द्रव कहलाता है। कभी कभी यह प्लूरल फ्लूइड जो होता है, यह प्लूरल फ्लूइड इसलिए होता है ताकि हमारा फेफड़े में जर्क वगैरह ना पड़े, झटका वगैरह ना लगे। लेकिन कभी कभी यही प्लूरल फ्लूइड क्या होता है कि संक्रमित हो जाता है, तो जिसके कारण हमारे फेफड़े में रोग हो जाता है, जिसको हम प्लूराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूराइटिस कहते हैं। अब समझिए क्या है यहाँ पर कि अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, श्वसन की क्रिया। उस श्वसन की क्रिया से पहले आप यहाँ पर समझ लेंगे कि हमारे पास जो रक्त होती है, उस रक्त में अगर ऑक्सीजन है तो वो हमारा शुद्ध रक्त कहलाता है, और अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो हमारा अशुद्ध रक्त कहलाता है। शुद्ध रक्त को हम ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, और जो अशुद्ध रक्त होता है उसको अनऑक्सीजनित रक्त कहते हैं।
जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के क्रम में हमारा श्वास लेने की प्रक्रिया केवल एक नहीं है कि हम बस श्वास ले ले, ऑक्सीजन ले ले, बस ऐसा नहीं है। हम श्वसन की क्रिया में हम दो तरीके से श्वसन करते हैं। पहला क्या है, पहला हम ऑक्सीजन को लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको इनहेलिंग कहते हैं, हिंदी में निश्वसन कहते हैं। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो उसको हम एक्सहेलिंग कहते हैं, हिंदी में उसको निश्वसन कहते हैं। जब हम वायु को लेते हैं अर्थात जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारा निश्वसन कहलाता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो हमारा निश्वसन कहलाता है। और यह प्रक्रिया जिसमें निश्वसन और निश्वसन एक साथ होती है इसी को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, अर्थात श्वास लेना कहते हैं। मानव 1 मिनट में औसतन 16 से 17 बार श्वास लेता है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर डाटा दिए गए हैं जो हम श्वसन के दौरान इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जब निश्वसन करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन हम श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़े के पास जाता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और नाइट्रोजन 78% जाता है। लेकिन जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं अर्थात हम एक्सपीरेशन करते हैं, या इसको हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और इसको एक्सपीरेशन भी बोलते हैं। अब देखिए, जब हम बाह्य श्वसन करते हैं तो 21% ऑक्सीजन के बजाय हमारे फेफड़े से 17% ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के बजाय 4% निकलती है और नाइट्रोजन 78% का 78% निकलता है। अब ऐसा क्या होता है, इस प्रक्रिया को हम समझते हैं कि 21% ऑक्सीजन के बजाय 17% हमारे पास ऑक्सीजन बचा और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर 4% हो गया। ऐसा क्या हुआ, तो चलिए समझते हैं। हम एक विसरण की प्रक्रिया होती है उसको समझते हैं। विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें उच्च सांद्रता वाला पदार्थ निम्न सांद्रता वाले पदार्थ की तरफ गमन करता है। अगर हम देखें तो ये हमारी एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई पर क्या होती हैं, पतली पतली नलियां होती हैं जो खून की होती हैं, जिसे हम शिराएं कहते हैं, शिरा कहते हैं। अब शिरा में याद रखेंगे कि रक्त होता है। शिरा में क्या होता है, रक्त होता है। और जो हमारी एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई में हमारा ऑक्सीजन होता है। जब हम श्वास लिए हैं तो इस एल्वियोलाई में आकर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन रहने के कारण और नाइट्रोजन नहीं जुड़ पाता है क्योंकि नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ता। अब समझेंगे क्या है कि जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन जब हमारा हीमोग्लोबिन से जुड़ गया तो वो बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में जब यह रक्त में मिल गया तो रक्त अब हमारे फेफड़े से कहाँ जाता है, हृदय के पास, और हृदय उसे पंप करता है और पंप करने के बाद वह रक्त सभी भागों में दौड़ता है और जब सभी भागों में दौड़ता है तो सभी कोशिकाओं के पास वह रक्त जाता है और सभी कोशिकाओं के पास वह रक्त गया तो उस रक्त में ऑक्सीजन है और वह ऑक्सीजन यहाँ पर देखें ऊपर की तरफ, ऊपर में, तो यहाँ पर देखें तो उस रक्त में हमारा क्या है, ऑक्सीजन है और हमारी कोशिकाओं के पास क्या है, ग्लूकोज है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भोजन का पाचन हो जाता है तो हमारे रक्त में जो भिलाई होती है, भिलाई जो होते हैं, भिलाई में जो रक्त होते हैं वह रक्त ग्लूकोज का पाचन कर लेते हैं, ग्लूकोज का अवशोषण कर लेते हैं। यानी कि रक्त में है ग्लूकोज, ग्लूकोज पहुंच गया कोशिकाओं के पास। अब कोशिकाओं के पास है ग्लूकोज, फिर रक्त जो है ऑक्सीजन को लेकर जब पहुंचा कोशिका के पास तो क्या हो गया, ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया किए और अभिक्रिया के दौरान क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, 6 गो अणु कार्बन डाइऑक्साइड बना और 6 अणु जल बनाए और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बना। इस ऊर्जा से कोशिका जीवित रहेगी, मरेगी नहीं। अब यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के लिए यहाँ पर आपकी किताब में एक प्रोसेस दिया गया है, उस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा है, यह एक चक्र है जिस चक्र को बताया गया है। अब देखिए जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के दौरान फेफड़ा जो है, फेफड़ा क्या करेगा, फेफड़ा में जो मौजूद एल्वियोलाई है उस एल्वियोलाई के द्वारा, उस एल्वियोलाई में रक्त के जाल हैं, उन रक्त के जाल में हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और फिर बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि खून में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ लिया, यहाँ पर जोड़ देगा। अब जोड़ने के बाद वो बन गया ऑक्सीजनित रक्त। अब यह ऑक्सीजनित रक्त क्या करेगा, घूमेगा कोशिकाओं के पास, कोशिका ने उसका उपयोग किया और जिस प्रकार हम ऊपर पड़े हुए थे और कार्बन डाइऑक्साइड बना तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड जब उस रक्त में मिला तो रक्त में मिलेगा तो हम बताएं आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड के रक्त में मिलना ही हमारा क्या कहलाएगा, वह एक प्रकार का अशुद्ध खून कहलाएगा। अब वह अशुद्ध खून क्या हो गया, फेफड़े के पास गया और फेफड़ा ने उसको क्या किया, फिर वापस निकाल दिया और यह प्रक्रिया संपूर्ण रूप से चलते रहती है जिसे हम
स्वाक्षो उच्छ्वास कहते हैं, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हम श्वास को अंदर लेते हैं तथा श्वास को बाहर छोड़ते हैं, वही प्रक्रिया हमारी स्वाक्षो उच्छ्वास कहलाती है। टोटल आपका चैप्टर ही कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है। कल हम लोग उस वीडियो को अपलोड करेंगे। उस वीडियो को अगर ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।